हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहाँ पर 6 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप सभी का एक बार फिर से क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। शुरू करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ यहां पर चलते हैं 6 अगस्त के सेशन में। देखिए, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम का नाम क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी पड़ेगी कि हिरोशिमा डे हर साल कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 1945 की ये एक घटना है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक न्यूक्लियर अटैक किया था हिरोशिमा पर, जो कि जापान का एक शहर है, और यहां पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, इसका नाम है लिटिल बॉय। तो आंसर हो जाता है आंसर डी। अब यहां पर 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और एटॉमिक अटैक किया गया था। 3 दिन बाद जापान के एक और शहर पर, जिसका नाम है नागासाकी, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। तो ये दो चीजें हमको पता होना चाहिए। पहला जो एटॉमिक बम गिराया गया ये लिटिल बॉय था, जो कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया 1945 में, और 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था इसका नाम था फैटमैन। तो अभी 6 अगस्त को आज हिरोशिमा डे मनाया जाता है। तो यहां पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ये लिटिल बॉय है। ओके, आप सभी को पता है जो भी उस न्यूक्लियर अटैक में मारे गए थे जापान में, हिरोशिमा में, उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में पीस को आगे बढ़ाया जा सके, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाया जा सके पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसी उद्देश्य से हर साल हिरोशिमा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, 2026 को इस साल 81 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस अटैक के। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की बात है। इसी के बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है सितंबर 1945 में, और उसके बाद न्यू रखी जाती है यूनाइटेड नेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वर्ल्ड में ऐसी कंडीशन दूसरी बार ना आए और सभी देश मिलकर आपस में काम कर सके। इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो हिस्ट्री आपको समझ में आ जाना चाहिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ये बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया था? एक्चुअल में जापान ने अटैक किया था अमेरिका का एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में अमेरिका का एक आइलैंड है हवाई। यहां पर अमेरिका का एक नेवल बेस था पर्ल हार्बर पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान क्या करता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है रात के समय में। ऐसी कंडीशन में पर्ल हार्बर में उसका जो नेवल बेस है अमेरिका का, पूरा खत्म हो जाता है। काफी सारे जो उनके सैनिक थे, जो आर्मी के लोग थे, वो मारे जाते हैं, और यहां पर अमेरिका को आता है फिर गुस्सा। और उसके बाद, क्योंकि ये 1941 की घटना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, और उसी के बाद अमेरिका ने कसम खाई थी कि जापान को हम खत्म कर देंगे। और वहां से, क्योंकि भाई बहुत बड़ी घटना थी, अगर हम पर्ल हार्बर के बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा ही कि हवाई आइलैंड पर हुई थी पर्ल हार्बर की घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। कौन से सन में? 1941 में। और उसके बाद अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओपेनहाइमर को जिम्मेदारी दी गई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करो 1941 में। J.R. ओपेनहाइमर, इनके बारे में हमने मूवी भी देखी है और इनके बारे में हम जानते हैं। तो इनके बाद ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बम बनाया, और उसका टेस्ट किया गया 1945 में। कहां पर? पहले तो टेस्ट किया गया, और उसके बाद रियल टेस्ट कर दिया गया हिरोशिमा पर, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका के जिस एयरक्राफ्ट ने ये बम गिराया था, अमेरिका का B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इनोला गाय।
ओके, इनोला गाय, इससे लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर अटैक किया गया था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को फैटमैन नाम का न्यूक्लियर बम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वॉर। एक्चुअल में इसकी शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर अटैक से हुई थी। जर्मनी ने, उस वक्त हिटलर का शासन था, उसने पोलैंड पर अटैक किया था और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। 7 दिसंबर 1941 को जापान, जो कि अगेंस्ट था अमेरिका के, उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, हवाई आइलैंड पर पर्ल हार्बर नाम के नेवल बेस पर अटैक किया, और उसके बाद अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी ओपेनहाइमर के नेतृत्व में। वर्ल्ड का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है आज तक का, जो कि रजिस्टर्ड है। यहां पर काफी लोगों की मौत हुई थी। ओके, बहुत सारे लोग यहां पर मारे गए थे। 70 से ऑलमोस्ट 70 से 85 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 सितंबर को न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाता है। एक्चुअल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्रीज थे, 2 पार्ट में बढ़ गए थे। एक है अलाइड पावर्स, जिसमें यूएसए, जो सोवियत यूनियन है, रशिया वर्तमान में, ये ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना शामिल थे। वहीं पर उनके अपोजिट में एक्सिस पावर थे, धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। तो इनके मध्य का ये युद्ध था। जर्मनी तो पहले ही हार गया था, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था, लगातार अटैक कर रहा था, और उसके बाद अमेरिका ने जापान पर किया था न्यूक्लियर अटैक। हमारा क्वेश्चन हिरोशिमा डे से है, तो हमको याद रखना पड़ेगा हिरोशिमा, लिटिल बॉय, न्यूक्लियर अटैक 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945, फैटमैन नाम का एटॉमिक बम इस पर गिराया गया था। पर्वतारोही निर्मल पुरजा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो एक पर्वतारोही है निर्मल पुरजा। एक्चुअल में इनका जो जन्म है ना, ये नेपाल में हुआ था, लेकिन इनकी सिटीजनशिप ब्रिटेन की। तो आंसर यहां पर ब्रिटेन है, आंसर हो जाएगा आंसर सी। पर्वतारोही निर्मल पुरजा का हाल ही में निधन हो गया। ये ब्रिटेन के सिटीजन थे, हालांकि ये नेपाली मूल के ब्रिटिश सिटीजन हैं। निर्मल पुरजा। अभी हुआ क्या था कि ये, क्योंकि माउंटेनर है, पर्वतारोही है ना, तो पाकिस्तान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, वहां पर वर्ल्ड की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है, ब्रॉड पिक के नाम से पुकारा जाता है। कहां पर है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, पाकिस्तान में आता है ये नॉर्मली। तो यहां पर क्या हुआ है कि जब ये ब्रॉड पिक की चढ़ाई कर रहे थे, तो हिम संकलन के कारण, इनके ऊपर बर्फ में दबने के कारण इनका निधन हो गया है। जन्म 1983 में नेपाल में हुआ था, और एक बहुत ही फेमस नेपाली ब्रिटिशर्स माउंटेनर। जन्म नेपाल का है, लेकिन सिटीजनशिप इनकी ब्रिटेन की है। काफी बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम रहे हैं। वैसे ये इंडियन नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े रिकॉर्ड पर्वतारोहण में इन्होंने हासिल किए, तो हमको इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट पॉसिबल 14/7 ये 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि 6 महीने 6 दिन के अंदर दुनिया की 14 ऐसी पिक, जो कि 8000 मीटर से ऊंची है, मतलब हाईएस्ट पिक वर्ल्ड की 14 8000 मीटर से ऊंची, इस पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कितने दिन में? 6 महीने 6 दिन में। इसके अलावा पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोत्से और मकालू, ये सारी हिमालयन रेंज पर चोटियां देखने को मिलेगी, इनको 48 घंटों के भीतर सफलतापूर्वक तीनों पर चढ़ाई की थी। तो ये वर्ल्ड में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 2021 में नेपाली टीम के साथ K2 की पहली सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी इन्होंने विंटर में। और ऑक्सीजन, जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होती है ना, उसके बिना इन्होंने चढ़ाई की थी, यह भी एक रिकॉर्ड माना जाता है। तो काफी सारे रिकॉर्ड हैं। नेपाली ब्रिटिशर्स माउंटेनर निर्मल पुरजा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको अवार्ड भी दिया जा चुका है क्योंकि ब्रिटेन के नागरिक थे। तो मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनको 2018 में दिया गया था पर्वतारोहण के क्षेत्र में। एक और व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इंडियन एक्टर हैं, आप सभी पहचान गए होंगे, प्रदीप रावत। ओके, तो प्रदीप रावत का हाल ही में 74 ईयर की एज में निधन हो गया है।
ब्लड कैंसर से काफी समय से जूझ रहे थे और अब फाइनली इनका निधन हो गया। एक्चुअल में काफी मूवीज में इन्होंने काम किया है, साउथ की काफी मूवीज में काम किया है, हिंदी, तेलुगु, तमिल मूवीज के लिए इनको जाना जाता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड में देखें तो गजनी में जो मेन कैरेक्टर है, जो कि ये वर्ड इंडिकेट करता है, गजनी नाम का जो कैरेक्टर था विलेन का, उसको प्ले किया था, है ना। इसके अलावा लगान में भी इन्होंने काम किया है। जो महाभारत थी, है ना, 1990 के आसपास जो बनी थी, उस महाभारत में इन्होंने अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था। तो काफी फेमस है। अब इनका निधन हो गया है 74 ईयर की एज में। आगे चलें। श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? एक बहुत ही फेमस वायलिन वादक है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। अभी रिसेंटली इनको श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके। इसमें से जो पद्म विभूषण है, सबसे बड़ा पद्म अवार्ड, इनको लास्ट ईयर ही दिया गया था 2025 में। वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, पद्म विभूषण 2025 में दिया गया था और अब 2026 में श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में इंडियन क्लासिक म्यूजिक, है ना, के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, ग्लोबल ऐसा जो एक कर्नाटक म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके मिश्रित परंपरा के रूप में गाने के लिए भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा भारत श्रीलंका के जो सांस्कृतिक संबंध है, कल्चरल रिलेशन है, उनको मजबूत करने के लिए अभी श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशानायके। ये कौन है? प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया। तो इन दोनों की तरफ से भारत के एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया। इनके जो पिता है ना, वो काफी समय श्रीलंका में रहे हैं, काफी समय उन्होंने श्रीलंका में लंबे समय तक संगीत की शिक्षा प्रदान की है। तो उनका नाम था वी लक्ष्मी नारायण, इनके पिता है प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण। तो इन्होंने श्रीलंका में लंबे समय तक म्यूजिक का एजुकेशन दिया है, उनमें योगदान दिया है। तो अब इनके जो बेटे हैं, इनको, क्योंकि इन्होंने भी काफी योगदान दिया है श्रीलंका में, तो अब इनको सम्मानित किया गया है श्रीलंका स्टेट ऑनर से। एल सुब्रमण्यम, इनका जन्म मद्रास में हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के समय 1947 में। मद्रास वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु का क्षेत्र है। भारत के बहुत ही फेमस वायलिन वादक, संगीतकार हैं और वायलिन चक्रवर्ती के रूप में इनको पुकारा जाता है, क्योंकि वायलिन के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। कर्नाटक म्यूजिक और इसके अलावा वेस्टर्न म्यूजिक को मिश्रित रूप से गाने के लिए या फिर बजाने के लिए इनको दुनिया में अपने तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है वायलिन के माध्यम से। इसीलिए इनको अब श्रीलंका के सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया या स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगर इनके पद्म अवार्ड देखते हैं तो तीनों पद्म अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। हमने बात की है पद्म विभूषण की, 2025 में इनको दिया जा चुका है। पद्मश्री 1988 में सबसे पहली बार दिया गया था, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2025 लास्ट ईयर। ठीक है। और इनके पिता के बारे में आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए जीएस अस्त्र 2026 को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। देखिए यहां पर एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया गया है और जीएस के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके आधार पर एक थ्योरी सेक्शन को यहां पर तैयार किया गया है। आप इसे ज्वाइन कीजिए। इन फ्यूचर जो भी जीएस के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू से रिलेटेड, वो सभी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। स्कोर करने में जीएस में आपको आसानी होगी एसएससी सीजीएल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। ठीक है। हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी और अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप जीएस अस्त्र को ज्वाइन कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल क्लाउड लेपर्ड डे के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की गई है। यह दिन कब मनाया जाता है? तो देखिए अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि
केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया, ये है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कब? इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के अवसर पर। ये जो डे है ना, ये मनाया जाता है 4 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान मंजूर किया है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए। तो इसके तहत किया क्या जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? नेशनल कंजर्वेशन प्लान है जो क्लाउडेड लेपर्ड, स्पेशली क्या होता है कि ये जो हम क्लाउडेड लेपर्ड की बात करते हैं ना, तो ये बिल्ली की एक प्रजाति है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिल जाती है। और इंडिया में अगर हम स्पेसिफिक देखते हैं तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर ये पर्टिकुलर देखने को मिल जाएगी क्लाउडेड लेपर्ड। इसके अगर शरीर को देखेंगे ना, तो इसके शरीर पर जो धब्बे होते हैं ना, वो बादलों के जैसे गुच्छे जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए, इसके जो प्राकृतिक आवास है, इसके संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह दुर्लभ जंगली बिल्ली की प्रजाति है, इसका संरक्षण किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, इसके जो नेचुरल आवास है उनको संरक्षित करना, फॉरेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ओके, इनका जो आने जाने का एरिया है, मतलब इनका जो जहां पर ये विचरण करते हैं उनको संरक्षित करना, साइंटिफिक मॉनिटरिंग के माध्यम से इनकी निगरानी करना, इनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने में साइंटिफिकली चीजों का यूज करना, और इसके अलावा जो अवैध शिकार या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनको नियंत्रित करना, और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कि भाई क्लाइमेट चेंज का इनके आवास पर या इनके प्रजनन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इन सभी के तहत इनको संरक्षित करना। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। क्लाउडेड लेपर्ड, अगर इसका साइंटिफिक नेम देखे तो नियोफेलिस नेबुलोसा के नाम से जाना जाता है। नियोफेलिस नेबुलोसा इसका साइंटिफिक नेम है। IUCN की वल्नरेबल की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। IUCN एक रेड डेटा बुक जारी करता है, आप सभी को पता है। रेड डेटा बुक कभी पूछ लिया जाए किसकी है तो ये IUCN की है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसकी वल्नरेबल की लिस्ट में शामिल है क्लाउडेड लेपर्ड। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में इसको जगह दी गई है, मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए इसको मारा नहीं जा सकता। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया में देखने को मिल जाती है ये प्रजाति। सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास माइनिंग पर कितने किलोमीटर का बफर जोन अनिवार्य करने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, एक्चुअल में इंडिया में जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास के 10 किलोमीटर एरिया को बफर जोन के रूप में कंपलसरी घोषित किए जाने का आदेश दिया है। क्या होगा? ये जो बफर जोन है ना 10 किलोमीटर, मतलब कोई भी वेटलैंड है, कंजर्वेशन वेटलैंड है, मतलब कोई रामसर साइट समझ लो, है ना, कोई भी ऐसा आर्द्र भूमि जिसको संरक्षित करने के लिए उसको कोई टैग दिया गया या संरक्षित किया जा रहा है, तो ऐसे जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है उनको संरक्षित करने के लिए 10 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन घोषित किया है। अब बफर जोन क्या होता है? अगर किसी एरिया को बफर जोन घोषित किया जाता है तो नॉर्मल वहां पर जो माइनिंग होती है या अदर तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है या फिर जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको बैन किया जाता है। स्पेशली माइनिंग या कंस्ट्रक्शन के तौर पर अगर हम देखें तो इनको बैन किया जाता है अगर किसी भी क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है। अब यहां पर जब जो भी हमारे वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है उसके आसपास के क्षेत्र को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बफर जोन घोषित किया गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी माइनिंग करना है ना, कोई भी ऐसा काम करना है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उस क्षेत्र के आधार आसपास कोई भी माइनिंग का काम किया जा सकता है। अभी तक क्या था, केवल उत्तराखंड का एक आसन कंजर्वेशन रिजर्व है
इसी पर यह कानून लागू था। आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड है। ये जो क्षेत्र है ना, अभी तक उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के देहरादून में, यहां पर 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो बफर जोन था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया में ऐसे वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। अब यहां पर माइनिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ना, ये आसन और यमुना नदी के संगम पर देखने को मिलता है देहरादून में, उत्तराखंड में। 2020 में रामसर साइट अनाउंस किया जा चुका है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आसन रामसर साइट भारत में कहां है? उत्तराखंड राज्य में। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आपको समझ में आ गया। वेटलैंड जो संरक्षित किए गए हैं उन क्षेत्रों की यहां पर बात की जा रही है। कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। पहले तो ये मेडल समझो, ये जो मेडल है ना, एक्चुअल में स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, है ना। स्पेस से संबंधित कोई भी रिसर्च हो, अगर किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। इस साल यह अवार्ड दिया गया अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, इनको 2026 में यह अवार्ड दिया गया। दो संस्थाएं मिलकर देती, अभी हम बात करेंगे। पहले देखो, जो आयोजन हुआ है ना इस कॉन्फ्रेंस का, 46th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन इटली के फ्लोरेंस शहर में किया गया। और यहीं पर भारत की प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 दिया गया स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में। इस अवार्ड को पाने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन साइंटिस्ट, और ऑल ओवर देखिए तो 4th इंडियन साइंटिस्ट, लेकिन विमेन पहली जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बहुत ही फेमस एक खगोल भौतिकीविद है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की एक संस्था है, इसकी डायरेक्टर के पद पर है। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इसकी डायरेक्टर बनने वाली भी पहली महिला है, अभी इस पद पर कार्यरत है। एक्चुअल में इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में। तारों का बनना, विकसित होना, है ना, स्टार क्लस्टर, ये जो प्रोसेस है ना, इनके अध्ययन में, इस पर रिसर्च में इनका काफी योगदान है, इसीलिए अब इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में किसी भी साइंटिस्ट को दिया जा सकता है वर्ल्ड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में किसी भी साइंटिस्ट को दिया जा सकता है। 1990 में यह अवार्ड शुरू हुआ था, 2 साल में एक बार दिया जाता है। एक तो इंडिया की संस्था है इसरो, हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये देता है क्योंकि विक्रम साराभाई के नाम पर ही ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे। और इसके अलावा कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 2 साल में एक बार ये अवार्ड देते हैं। कॉस्पर ये कमेटी का नाम है, और फिर इसरो के लिए विक्रम साराभाई मेडल, क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट है। अब इसरो के बारे में कैजुअली हम बार बार पढ़ते ही हैं, लेकिन हम यहां पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की बात करें तो यह संस्था स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में स्थापना हुई, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है? ऑपरेशन त्रिशूल इसे 2019 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है ना, विदेश में छुपे हुए जो भगोड़े लोग हैं, जो कोई भी संगीन क्राइम करके, बैंक का पैसा खाकर, है ना, या किसी तरीके से देश से भाग जाते हैं, अब उनको तलाश किया जाता है और उनके प्रत्यर्पण के लिए, एक्सट्रेडिशन के लिए डिमांड की जाती है। प्रत्यर्पण करवाया जाता है किसी भी देश में। अगर ये है तो क्या होता है, उस देश से हमारी प्रत्यर्पण संधि होती है कि भाई हमारे यहाँ का कोई ऐसा क्रिमिनल अगर आपके पास आ जाएगा तो आप हमको रिटर्न कर देना, आपका हमारे इधर आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। सारे देशों के साथ ये संधि नहीं है, लेकिन जिस जिस देश के साथ है वहां पर ये लागू हो जाता है। तो हमने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए, ऐसे भगोड़ों को वापस लाने के लिए 2019 में। तो विदेश में छुपे हुए भगोड़ों की तलाशी और उनका प्रत्यर्पण ऑपरेशन त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य है। अभी सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है, होम मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है।
तो होम मिनिस्ट्री ने अभी जानकारी दी है कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 2019 से, जब से ये शुरू हुआ है, 36 देशों से हम 274 जो फुजिटिव्स हैं, जो भगोड़े हैं, उनको वापस ला चुके। ये कहा है होम मिनिस्ट्री ने। कितने? 274। कुछ बड़े नाम बचे हैं विजय माल्या जैसे, पर ठीक है, 274 भगोड़ों को हम वापस ले आए हैं। 2025 में 70 और जुलाई 2026 में अभी तक हम 45 भगोड़ों को वापस ले आए हैं। यह कहा है होम मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में। तो आई होप आप ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में समझ गए होंगे कि यह ऑपरेशन क्या है। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। एक्स्ट्राडिशन की भी हमने बात कर ली है। यह कानूनी प्रक्रिया है, जिस भी देश से हमारी प्रत्यर्पण संधि है, उस देश से हम हमारे यहाँ के जो ट्रायल जिन पर चल रहा है या जिनको पनिशमेंट दी जा चुकी है, ऐसे जो भगोड़े हैं हमारे देश के, उनको हम वापस ला सकते हैं। वो देश सौंप देता है क्योंकि उस देश के साथ हमारी संधि है। तो 2019 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन त्रिशूल को। ओके, 36 देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है, तो यहां से हम इन भगोड़ों को वापस लेकर आए हैं। किन अपराधों में? टेररिज्म, है ना, कोई भी आतंकवादी था वो भाग के चला गया तो उसको पकड़ के लाएंगे। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त है, फाइनेंशियल फ्रॉड, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस, जो भी गंभीर अपराध है, अगर हमको चाहिए कि भैया उसको हम सजा देंगे लाकर, तो फिर उसको प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अब ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है ना, इसमें काफी सारी एजेंसीज इंक्लूड है, जैसे भारत का आईबी, सीबीआई, रॉ, हमारी स्टेट पुलिस और इंटरनेशनल इंटरपोल की भी मदद इसमें ली जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंटरपोल के थ्रू ही हम दूसरे देशों तक हमारी पुलिस की पहुंच होती है। ये इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करता है। तो ये सारी जो एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है। अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू किया है? तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, और इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आईआईटी हैदराबाद को। हालांकि ये अकेली संस्था नहीं है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल है, पर यह आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। तो आईआईटी हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी एक्सपोर्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मिलकर अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जो मेन संस्था है वो आईआईटी हैदराबाद। देखिए प्रोग्राम क्या है पता है? भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए जो ट्रेंड इंजीनियर हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तैयार करना। तो इसके लिए ये चलाया जा रहा है। एक 3 महीने का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब 3 महीने का जो भी इसमें शामिल होगा वो जाकर रहेगा आईआईटी हैदराबाद। ये जो भी वो कैंपस फिक्स करते हैं तो कैंपस में रहकर वो पढ़ाई करेगा। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 महीने का। ये ट्रेन करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को। इंजीनियर और प्रोफेशनल्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजाइन, ऑपरेशन, सेफ्टी, नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कोर्स पूरा करने पर आईआईटी हैदराबाद और जो संस्था है प्राइवेट लिमिटेड जिसकी हमने बात की है, कंपनी क्रिम्सन एनर्जी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये मिलकर एक जॉइंट सर्टिफिकेट भी देंगे जो कि ऑफिशियली मान्य होगा। तो इस कार्यक्रम में रिएक्टर फिजिक्स, रेडिएशन सेफ्टी, स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, न्यूक्लियर सेफ्टी, इनसे रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जो इंजीनियर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। तो पर्टिकुलर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे पहली बार इंडिया में शुरू किया गया है। इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम है, ठीक है। 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया? वैसे ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड हम लगातार क्वेश्चंस पढ़ ही रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन आया है। अभी क्या हुआ था कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया था, इसको हमने पढ़ा था। कब मनाया गया था? 3 अगस्त को। कब मनाया गया? 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को जो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया था, उस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी कि भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन किस राज्य ने किया है। तो पहले पर दिल्ली था, यूनियन टेरिटरी है, और सेकेंड पर था तमिलनाडु। तो अभी क्या हुआ है, ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में
बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। अब आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो दिल्ली ने ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ है, तो तमिलनाडु को क्यों? और भी अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो तमिलनाडु उसमें टॉप पर है। अभी हम बात करेंगे कैसे। देखिए 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया 3 अगस्त को। इस दिन तमिलनाडु को ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसने दिया? तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल में ये जो संस्था है ना, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही कार्य करती है। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टेट अवार्ड। किसे? तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु ने 2008 में ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम 2008 से संचालित कर रहा है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर हम उपलब्धियां देखें ना, तो जो डिक्रीज जो ऑर्गन डोनर है, 266 डिक्रीज जो ऑर्गन डोनर, मृत अंगदाताओं की संख्या के मामले में देश में सबसे ज्यादा तमिलनाडु से है लास्ट ईयर में। ओके 2025 में 2796 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं तमिलनाडु में। देश में दूसरे स्थान पर है दिल्ली के बाद। हालांकि और भी काफी सारे इसके योगदान हैं तमिलनाडु के, जैसे पहला हमने ये देखा, दूसरा ये देखो। इसके बाद 172 ट्रांसप्लांट सेंटर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल सेंटर का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क कहां है? तमिलनाडु राज्य में। हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट में देश में नंबर 1 है। ब्रेन डेड जो डोनर्स है उनको स्टेट ऑनर देने वाला पहला राज्य है देश का तमिलनाडु राज्य। तो डोनेशन, जो ऑर्गन डोनेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया है तमिलनाडु ने, इसीलिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, टूर डी फ्रांस फेम्स से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एक साइकिलिंग इवेंट है ये, है ना, टूर डी फ्रांस फेम्स, आगे इसकी बात करेंगे। इससे जुड़ने वाली पहली इंडियन साइकिलिस्ट बनी है हर्षिता जाखड़, आंसर सी। ओके, तो हर्षिता जाखड़ टूर डी फ्रांस फेम्स से जुड़ने वाली पहली इंडियन साइकिलिस्ट बनी है। देखिए स्विट्जरलैंड में स्टेज 2 आयोजित किया गया था इस साइकिलिंग इवेंट का। इसका जो सेरेमोनियल स्टार्ट था, मतलब एक जो सांकेतिक स्टार्ट था, सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें जुड़ी थी हमारी हर्षिता जाखड़, साइकिलिस्ट है, और 4.5 किलोमीटर की एक न्यूट्रलाइज्ड राइड इन्होंने पूरी की है। सांकेतिक राइड को इन्होंने पूरा किया था। तो पहली बार कोई इंडियन साइकिलिस्ट जुड़ी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर? टूर डी फ्रांस फेम्स 2026। तो आयोजन इसका कहां किया गया? स्विट्जरलैंड में। साइकिलिंग इवेंट है। हर्षिता जाखड़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटियाला में प्रशिक्षण ले रही है साइकिलिंग का। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है, काफी मेडल भी जीते हैं। तो ये है हर्षिता जाखड़, इंडियन साइकिलिस्ट है, इनको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, टूर डी फ्रांस फेम्स की बात करें तो महिलाओं के लिए जो मल्टी स्टेज रोड साइकिलिंग रेस होती है ना, उसका एक इवेंट है जिसे कहा जाता है टूर डी फ्रांस फेम्स। आयोजन करवाता है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल नाम की संस्था, साइकिलिंग को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। तो यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल। तो यूसीआई विमेंस वर्ल्ड टूर का ये सेकेंड फेज है जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहा है। 1 से लेकर 9 अगस्त तक ये आयोजित होगा स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में, और ये खत्म होगा फ्रांस के नाइस शहर में। आयोजन करवाने वाली संस्था यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल, साइकिलिंग को गवर्न करने वाली या साइकिलिंग खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। कंपटीशन का भी आयोजन करवाती है। स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी फ्रांस के पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर, सॉरी, इसका जो गठन हुआ था संस्था का फ्रांस के पेरिस में हुआ था, लेकिन वर्तमान हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के एजिल शहर में देखने को मिलता है। हालांकि संस्था के बारे में आज तक हमने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा है, पर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इसको याद रख लेना। ठीक है, तो 6 अगस्त के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में यहां पर डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे लास्ट डे के। ग्लोल एक भारत की 121 रामसर साइट बनी, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य।
डी.वाई. पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो महाराष्ट्र के ये राज्यपाल नहीं रहे हैं, बाकी तीनों राज्य के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। भारत ने पहली बार एक वर्ष में 20,000 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किस वर्ष दर्ज किए? तो ये दर्ज किए 2025 में। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2014 में। उज बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ताइपे ओपन सुपर 300 विमेन सिंगल का खिताब जीता तन्वी शर्मा, इंडियन प्लेयर है। समुद्र मंथन योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत योजना है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत चलाई जाएगी। नौसेना संचालन के डायरेक्टर का पद भार किसने संभाला है? तो यह है वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन एनर्जी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य। और भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज रोटोर क्लैप थर्ड का आयोजन किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। हो गए सारे करंट अफेयर हमारे कल के रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। तो जो भी कमेंट नहीं करते कमेंट किया करो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट भी ऐड ऑन करता चलूं। अब कुछ भी इंटरेस्टिंग कमेंट होगा या फिर कोई भी ऐसा लगेगा कि काफी कमेंट आते हैं क्योंकि काफी चीजें आप शेयर करते हो, काफी आपके मतलब काफी चीजें आप मेरे से शेयर करते हो, काफी सारे आप आइडियाज भी शेयर करते हो कि ऐसे चेंजेस होना चाहिए। तो अगर मुझे कुछ सही लगेगा तो मैं उनको भी अब कमेंट्स को ऐड ऑन करूंगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर तो कमेंट कीजिए ही, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको रोज 3 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं जो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, कथकली भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो ये केरला राज्य से संबंधित है। एक ओडिशा का प्रसिद्ध रघुराजपुर गांव मुख्य रूप से किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पट्टचित्र है उससे संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में। ओके तो फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना, ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है। किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है? सेकेंड, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? और बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर करना, ठीक है। पॉज करके पढ़ लो आराम से, कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हो तो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखो अपना। जय हिंद, जय भारत।